Hello student, myself Puneet Pandey, your faculty of Science and Technology. Today we are going to study some new techniques to diagnose COVID-19 or coronavirus. The first technique we are going to study, that is RT-PCR. So let's start RT-PCR. RT-PCR. So जो प्रश्न आता है कि RT-PCR क्या चीज़ है, व्हाट इज RT-PCR? ठीक है, अभी हम लोग जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था, कोविड-19 या कोरोना वायरस डिजीज 2019, तो जब ये शुरुआत में ये रोग भारत में प्रवेश किया है, तो उस वक्त हमारे पास इस रोग को पहचानने का कोई तरीका नहीं था। भारत के पास एबिलिटी नहीं थी कि अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है तो कैसे उसका पता लगाया जाए। तो जो पहली टेक्निक जो हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया गया था भारत में, और उसके तहत जो है जो समय मिला गवर्नमेंट को, उसमें कई सारी लैब्स की स्थापना की गई, और उन लैब्स में जो है RT-PCR विधि के द्वारा जो है जो पेशेंट था, जो सस्पेक्टेड पेशेंट है हमारा, उस व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट किया जाता था, और उसकी या भी पीछे उसका RT-PCR टेस्ट किया जाता है, जिसकी सहायता से ये बताया जा सकता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 और नॉट। ठीक है, तो इसकी ये कंफर्मेटरी टेस्ट टाइप का है। अगर ये टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है दैट इट मीन्स दैट यू आर 100% कोविड-19 पॉजिटिव। अगर आपको क्या है, अगर आपका RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब है कि हाँ, वो व्यक्ति संपूर्ण रूप से वास्तव में कोविड-19 से ग्रसित है या कोरोना वायरस से ग्रसित है। ठीक है, तो ये टेक्निक क्या है, इसका नाम क्या है, पूरा नाम क्या है, और किस प्रकार से इसका इसके अंदर क्या सिद्धांत काम करते हैं, किस तरह से ये कार्य करती है, और किस तरह से ये वायरस को हमें हमारे शरीर में डिटेक्ट करती है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हम लोग अभी क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं RT-PCR। इसका पूरा नाम होता है, ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्निक का क्या नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और इट इज ऑल्सो नोन एज RT-PCR। RT-PCR। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये किस तरह से ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक पेशेंट है और ये पेशेंट का मुंह है। ठीक है, माउथ है, ऊपर वाला जो जगह है दैट इज द नोज, और नीचे से जो है का माउथ है। ठीक है, जहां आपके गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, उस जगह पे, उस जगह का नाम है, हम कहते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी। होता यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि कोरोना वायरस किसी व्यक्ति को कोविड-19 कैसे होता है। ठीक है, तो होता है होने, तो सबसे ज़्यादा कई सारे तरीके हमने पता है कि हमने सरफेस को, किसी सरफेस को टच कर लिया और उस सरफेस से आँख, नाक या मुंह को छू लिया, तो उससे व्यक्ति जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव हो सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है कोविड-19 किसी के पॉजिटिव होने का या किसी व्यक्ति के संक्रमित होने का, जो सबसे मुख्य रीज़न है कि आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हैं और वह व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है। अब वो अगर खांसता है तो ड्रॉपलेट जो है सीधे आपकी सांस के जरिए आपके शरीर में प्रवेश कर गई। तो हो क्या रहा है, ये देखिए नाक का रास्ता है जहां से आप हवा अंदर खींचते हैं,
और ये नाक के रास्ते से हवा अंदर जाती है। ठीक है, हो क्या रहा है कि जब पहली पहली बार वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो बेसिकली ये नाक के रास्ते पे जो है यहाँ पर इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। और शुरुआती दिनों में जब व्यक्ति अभी इसके अंदर सिम्टम्स उत्पन्न भी नहीं हुए हैं, थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं, तो नाक वाला जो हिस्सा है, नाक का पिछला हिस्सा या गले का हिस्सा है, यहाँ पर ये वायरस की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसका संक्रमण जो है सबसे ज़्यादा होती है, इसकी कंसंट्रेशन या संख्या क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो तकनीक में आपने टेलीविज़न पर, डीडी न्यूज़ पर या अन्य तरह के चैनल्स पर आपने देखा होगा कि लोगों का जो टेस्ट जब कराते हैं तो उनकी नाक में एक लकड़ी जैसी चीज़ या एक सलाई जैसी चीज़ उनकी नाक में डाली जाती है या मुंह में डाली जाती है। तो नाक या मुंह में डालकर जो है उसके बाद वो जो सलाई जैसी चीज़ है उसको जो है घुमाया जाता है और फिर वो बाहर निकाल के उसको स्टोर कर लिया जाता है। तो बेसिकली क्या है कि व्यक्ति के नाक के अंदर म्यूकस है, म्यूकस मतलब वो गीला पदार्थ जिसमें जो है वायरस के पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, इसकी नाक में बड इंसर्ट की और बड इंसर्ट करने के बाद क्या किया, इसको हमने घुमा दिया। तो घुमाने के बाद जो बड बाहर निकली, बड को बाहर निकाला, वही जो मैं कह रहा हूँ, बड मतलब सिलाई जैसी चीज़, इस पर जो है वायरस के पार्टिकल्स लग गए हैं। इसीलिए आरटीपीसीआर टेस्ट की अच्छाई क्या है कि जैसे ही व्यक्ति संक्रमित होता है, संक्रमण के 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि वायरस जैसे ही अंदर प्रवेश करता है वो मल्टीप्लाई करना शुरू होता है, तो सबसे पहले वायरस जो है कहाँ पर आपको मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, नाक के हिस्से में या पीछे नाक के जो पिछला हिस्सा है जिसको हमने फेरिंग्स या ग्रसनी कहा है, वहाँ पर इसके वायरस के मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए नाक के जरिए या मुंह के जरिए, अगर मुंह के जरिए ये ट्यूब डाली जाएगी और सलाई डाली जाएगी तो ये ग्रसनी वाला हिस्सा जो है यहाँ तक पहुँचाएंगे और यहाँ से जो है सैंपल को, स्वैब को बाहर निकाला जाएगा। अब हमने सैंपल बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इसको तुरंत ही हम एक बॉटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, बॉटल में ऐसा सोल्यूशन होता है कि वायरस क्या हो जाएगा, वायरस इनएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, सैंपल को सेफली स्टोर कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो चीज़ है सैंपलिंग। आरटीपीसीआर की सैंपलिंग कैसे की जाती है, ध्यान दे, इसको खून के जरिए टेस्ट नहीं किया जाता। ये टेस्ट कभी भी खून के जरिए नहीं होता। ये टेस्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट नेजल या ओरल स्वैब, स्वैब कहते हैं, शब्द क्या है, स्वैब, नेजर या ओरल स्वैब यानी नाक या मुंह के जरिए जो है सैंपल को कलेक्ट किया जाता है और उस सैंपल को ऐसे सोल्यूशन में आप ट्रांसफर करते हैं जिसमें पहुंचते ही वायरस मर जाता है। तो इस तरह से ये सैंपलिंग जो होती है कैसी हो जाती है, सेफ सैंपलिंग होती है। फायदा क्या है इस तरह की सैंपलिंग लेने से, नाक या मुंह से सैंपल लेने से फायदा क्या है कि व्यक्ति में अभी सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए, क्योंकि अभी जो है वायरस नाक और मुंह के हिस्से में है और आगे चलकर जो है ये वायरस जो है कहाँ पहुंचेगा, विंड पाइप के जरिए कहाँ पहुंच जाएगा, फेफड़ों में। जब वायरस फेफड़ों के एरिया में पहुंच जाता है तब व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसके शरीर में ड्रॉप होने लगती है। तो अगर हमें पहले ही जैसे हल्का बुखार आना, यहीं से हल्का बुखार आना शुरू हो जाता है और जैसे ही व्यक्ति को बुखार आने लगा, शरीर में, उसके शरीर में क्या हुआ, दर्द होने लगा, हल्की खांसी जैसे लक्षण दिखाई देने लगे, तो यहाँ पर जैसे ही उसको संदेह होता है कि वो किसी, हो सकता है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गया है, तो आरटीपीसीआर एक ऐसी विधि है जिससे जल्दी से जल्दी जो है इस चीज़ का पता लगाया जा सकता है कि वो व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव है कि नहीं। अब जैसे ही हमने सैंपल लिया और सैंपल लेने के 1 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट आपको मिल गई, तो आपको पता चला कि यू आर, या दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। इससे फायदे क्या होंगे, इससे पहला फायदा यह होगा कि गवर्नमेंट उस व्यक्ति को क्वारंटीन कर देगी, ठीक है, जिससे कि अन्य लोगों को संक्रमण होने की संभावना क्या हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, तो संक्रमण फैलेगा नहीं। ये तो हुए समाज के लिए हेल्प की बात। दूसरी खास बात क्या है कि वो व्यक्ति के लिए क्या हेल्पफुल है, अभी संक्रमण जो है नाक के हिस्से में ही है, फेफड़ों को भी इसने इन्फेक्ट नहीं किया है, तो जाहिर सी बात इसको तुरंत मेडिकेशन देना शुरू कर देंगे, इसको सपोर्टिव थेरेपी हम देना शुरू कर देंगे और इन दवाओं के जरिए जो है इसका केस बिगड़ने से पहले ही इसको जो है हम ठीक ढंग से ट्रीट करने में सक्षम होंगे। चलिए आरटीपीसीआर का सिद्धांत देखते हैं। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में या जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें डीएनए नाम का अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है और ये जो डीएनए होता है इसकी खास बात होती है कि कैसा होता है, ये डबल
स्ट्रैंडेड, इसमें कितने डंडे होते हैं? 2, 1 2, ठीक है, सीढ़ी जैसा होता है। और डीएनए की खास बात होती है कि डीएनए एक नए तरह के पार्टिकल का निर्माण करता है, नए तरह के मॉलिक्यूल को बनाने में सक्षम होता है, जिसका नाम होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के द्वारा किसका निर्माण होता है? डीएनए के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए में कितने स्ट्रैंड होते हैं, डंडे होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड, द्विश्रृंखला युक्त यौगिक होता है। जबकि आरएनए जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड, एक श्रृंखला युक्त यौगिक, सिंगल स्ट्रैंडेड, एकल श्रृंखला युक्त यौगिक, ठीक है। हालांकि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं कि कौन सा डबल स्टैंडर्ड है, कौन सा सिंगल स्टैंडर्ड। बेसिकली ये रेफरेंस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि डीएनए आरएनए से काफी हद तक अलग मॉलिक्यूल है। डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम कहते क्या हैं? तो इस प्रक्रिया का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ध्यान दें, डीएनए के द्वारा आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन। शरीर की सभी कोशिकाओं में जो डीएनए बनता है वो डीएनए जो है आरएनए का निर्माण करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आरएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण हो, ये हमारे शरीर में पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है। तो हमें पता है डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन कुछ वायरस, जैसे कि इन द केस ऑफ कोरोना वायरस, पहली चीज तो हमें पता है कि जो कोरोना वायरस होता है, जो हमारा कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस की खास बात होती है कि इसमें डीएनए नहीं पाया जाता, डीएनए की जगह क्या पाया जाता है? दैट कंटेन्स आरएनए, इसमें आरएनए मिलता है, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें डीएनए नहीं है, डीएनए की जगह इसमें क्या पाया जाता है? आरएनए, ठीक है। जब ये वायरस हमारे शरीर की किसी कोशिका में प्रवेश करता है, अब ये वायरस हमारे शरीर की कोशिका में सेल के अंदर प्रवेश कर गया, इसने अपना क्या भेजा? आरएनए अंदर पहुंच गया, आरएनए, ठीक है। ये किसका आरएनए? रेड पेन से दिखा रहा है, ये किसका आरएनए? वायरस का आरएनए है। और ये वायरस का आरएनए सेल के अंदर क्या बनाता है? अपना वायरस का डीएनए बनाता है। ध्यान दीजिए, हमें पता है पूरे जंतु जगत में, पूरे प्लांट किंगडम में हमेशा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन कोरोना वायरस के केस में हमें दिखाई पड़ता है कि कोरोना वायरस के अंदर डीएनए पाया ही नहीं जाता, इसमें पाया जाता है सिर्फ आरएनए। और ये आरएनए जब हमारी कोशिकाओं के अंदर प्रवेश करता है तो ये आरएनए किसका निर्माण करता है? डीएनए का, ठीक है। यानी डायरेक्शन बदल गया। अभी तक क्या होता था? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता था। अब की बार क्या हो रहा है? आरएनए से किसका निर्माण हो रहा है? डीएनए का निर्माण हो रहा है। कोविड 19 के केस में क्या हो रहा है? आरएनए कौन क्या बना रहा है? डीएनए बनाता है। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? डीएनए से आरएनए का निर्माण क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रक्रिया का आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सही है। तो हमें दो नए सिद्धांत पता चले। पहला सिद्धांत, डीएनए से आरएनए के निर्माण को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि आरएनए से डीएनए के निर्माण को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस में चूंकि आरएनए पाया जाता है, इसलिए उसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है। वो एक प्रक्रिया कब होती है? जब वो वायरस का आरएनए हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाता है, तब वहां पे पहुंच के ये डीएनए का निर्माण करता है। प्रक्रिया का नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसको अभी ध्यान में रखेंगे। अब हमें याद है कि हमारा जो हमने स्वैब लिया था, स्वैब को हमने ट्रांसफर कर दिया था किसमें? एक सैंपल में ट्रांसफर कर दिया था। और वायरस के जो पार्टिकल थे वो कहां पर पहुंच गए हैं? सैंपल के अंदर। इसमें एक ऐसा लिक्विड है जहां पर पहुंच के वायरस के पार्टिकल इनएक्टिवेट हो गए, निष्क्रिय हो गए, ठीक है। अब इसमें से एक वायरस का पार्टिकल आप ले लीजिए, एक वायरस को मैग्नीफाई करके सीखते हैं आरटीपीसीआर कैसे होगा। तो हमें पता है ये हमारा कोविड 19 कोरोना वायरस का वायरस है, और इसके अंदर मौजूद होता है आरएनए। क्या मौजूद है? आरएनए मौजूद है। आरटीपीसीआर करने के लिए हम सबसे पहले वायरस में से उसका आरएनए बाहर निकाल लेते हैं। ये वायरस का क्या है?
हमने आरएनए बाहर निकाल लिया, आरएनए, और इसको लिख देंगे वायरल आरएनए, वायरस का आरएनए निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसकी तकनीकें होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उसका एक प्रोसीजर होते हैं, लंबे प्रोसीजर होते हैं। वायरस के बाहर की बॉडी जो है उसको तोड़ देते हैं और उसके अंदर से जो है आरएनए हमने निकाल लिया। तो वायरस इनएक्टिवेट किया गया, पहले तो नाक के जरिए वो नेजल स्वैब के जरिए वायरस के पार्टिकल निकाले, उनको इनएक्टिवेट किया, फिर वायरस में से वायरस का आरएनए निकाल लिया। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विधि के द्वारा इस वायरस के आरएनए से हम क्या बना लेंगे, वायरल डीएनए। अच्छा, ये सब काम जो कहां हो रहा है, लैब में हो रहा है। ये सारा काम कहां हो रहा है, लैब में हो रहा है। लैब में आपके पास सैंपल आया, सैंपल से आपने वायरस निकाला, अलग किया, उस वायरस से आपने उसका आरएनए अलग किया। अब आरएनए को आपने मशीन में डाला, सैंपलिंग की, और उस मशीन में क्या हुआ, वायरस के आरएनए से आपने क्या बना लिया, वायरस का डीएनए। ठीक है, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, अगर आपको एडमिट कार्ड की एक से ज़्यादा कॉपियां चाहिए, 10, 15, 20, 50 कॉपियां चाहिए, तो एक मशीन आती है जिसको कहते हैं फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन में आप ऊपर जो है अपनी एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी, मेन एडमिट कार्ड रख दीजिए ओरिजिनल, और बटन दबाने से ही जितनी भी आपको कॉपी चाहिए उतनी कॉपीज आपको मिल जाती है। तो फोटोकॉपी मशीन क्या करती है, एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कई सारी फोटोकॉपीज बनाकर आपको देती है। ठीक है, अभी तक हमारे पास क्या था, हमने क्या प्राप्त किया था, वायरस का आरएनए प्राप्त किया था, जिसको एंजाइमों की सहायता से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया था, वायरस के डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। फिर एक मशीन होती है जो कि लैब में पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं पीसीआर मशीन। ये लैब के अंदर मिलती है पीसीआर मशीन, इसका पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन। ठीक है, पीसीआर मशीन का पूरा नाम होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन नाम की मशीन होती है। और ये किसकी तरह बिहेव करती है, फोटोकॉपी मशीन की तरह। अभी आपके पास कितने वायरस का डीएनए, वायरस के डीएनए की कितनी कॉपी है, मात्र एक। आपके पास सैंपल था, सैंपल में से आपने वायरस अलग किया, वायरस मान लेते हैं एक ही वायरस था इस सैंपल में, बहुत कम उस इन्फेक्शन था उस पेशेंट को, और बड़ी मुश्किल से केवल एक वायरस जो है उस सैंपल में आया था। इस सैंपल के उस वायरस से हमने उसका आरएनए अलग किया। देखो सेंसिटिविटी देखो टेस्ट की। अब अगर एक सिंगल आरएनए को हम टेस्ट करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। हो सकता है डिटेक्ट करे, हो सकता है डिटेक्ट ना करे, यानी इतना सेंसिटिव टेस्ट तो नहीं होता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले वायरस मिला, मान लेते सैंपल में एक वायरस है, उसमें से हमने वायरस का आरएनए निकाल लिया, उस आरएनए से हमने क्या प्राप्त बनाया, वायरस का डीएनए। तकनीक कौन सी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तकनीक की सहायता से हमने वायरस का डीएनए तैयार कर लिया। अब हमने क्या किया, इस वायरस के डीएनए को कौन सी मशीन में डाला, नंबर स्टेप क्या है, पीसीआर मशीन में, जो कि फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करती है। और पीसीआर मशीन क्या करेगी, वायरस के डीएनए की कॉपीज बनाना शुरू कर देती है। तो अभी तक पीसीआर मशीन में डालने से पहले आपके पास वायरस के कितने डीएनए थे, कितनी कॉपीज थी, केवल एक। और पीसीआर मशीन ने क्या किया, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करते हुए 24 घंटे के अंदर बिलियंस ऑफ द कॉपी, अरबों कॉपीज जो हैं उस वायरस के डीएनए की बना ली। अगर आपके पास मान लेते हैं केवल आपके पास जो सैंपल है, सैंपल में केवल वायरस का एक डीएनए, तो उसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन वायरस की अगर बिलियंस ऑफ द कॉपीज हैं, अरबों कॉपीज हैं, तो उनको डिटेक्ट करना क्या होता है, आसान होता है। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे वायरस के डीएनए की संख्या, मात्रा बढ़ती जाती है, उसके डिटेक्शन का रेट क्या होता है, उसको डिटेक्ट करने का जो तरीका होता है, उसको डिटेक्शन क्या होता है, वो आसान हो जाता है। तो पीसीआर मशीन बेसिकली क्या करती है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, आरटीपीसीआर में दो शब्द हैं, आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर। पहला स्टेप क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी। वायरस के आरएनए से हम क्या बनाते हैं, वायरस का डीएनए बनाते हैं, इसका नाम क्या होगा, आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा स्टेप क्या है,
पीसीआर मशीन में जो डीएनए की सिंगल कॉपी बन के तैयार हुई उसको डाल देते हैं और लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में नए सेम डीएनए की ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं। जब डीएनए की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, कॉपीज की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इसको डिटेक्ट करना क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इससे फायदे और नुकसान क्या है? चूंकि हमें पता है कि सैंपल में अगर एक सिंगल वायरस भी है तो भी हम आगे चल के उस वायरस से अरबों खरबों कॉपीज बनाकर उसको डिटेक्ट करने में सक्षम है। इससे फायदा क्या है कि व्यक्ति में इन्फेक्शन अगर बहुत कम मात्रा में है और ऐसी स्थिति में क्या है, उसका स्वैब में अगर एक सिंगल वायरस का पार्टिकल भी आ गया तो भी ये मशीन इस टेस्ट के जरिए जो है हम उस पर्टिकुलर वायरस को डिटेक्ट करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो सबसे बड़ा फायदा ये कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। लगभग 70% प्रतिशत केसेस में ये जो है मशीन जो है ये पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट देती है। इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। तो पहला चीज़ है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। और दूसरी चीज़ है कि अर्ली डिटेक्शन करती है। ये तकनीक क्या करती है, अर्ली डिटेक्शन करती है। इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो जाहिर सी बात है नाम ही में दोनों स्टेप छुपे हुए हैं। नाम में पहला स्टेप है आरटी और दूसरा स्टेप है पीसीआर। पहला हम काम क्या करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, वायरस के आरएनए से वायरस का डीएनए बनाएंगे और फिर पीसीआर तकनीक की सहायता से या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक की सहायता से उस डीएनए की कॉपीज को हम एम्पलीफाई करेंगे या उसकी फोटो कॉपीज तैयार कर लेंगे। जब डीएनए में ढेर सारी फोटो कॉपीज बनकर तैयार होंगी तो उनको डिटेक्ट करना क्या होगा, आसान होगा। तो ये इसका अच्छाइयाँ हैं कि ये अर्ली डिटेक्शन हो जाता है और कम मात्रा में अगर संक्रमण है तो भी उसका डिटेक्शन होना संभव होता है। इसकी खराब बात क्या है, पहली चीज तो ये अभी आपने देखा तो बड़ा ही सिंपल तरीके से भी अगर दो ही स्टेप में अगर करके बताया, 2 से 3 स्टेप में अगर हमने लोगों ने बात की तो भी हम देखते हैं कि ये टेस्ट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही ज्यादा जटिल है। तो जाहिर सी बात है छोटी लैब्स में इसका टेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी समस्या, पीसीआर मशीन जो होती है महंगी आती है। 1,00,000-1,50,000 की मशीन होती है नॉर्मली। आज की तारीख में जो सस्ती मशीनें आ रही हैं उनकी कीमत ठीक ठाक 1,00,000-1,50,000 से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि टेस्टिंग कॉस्ट क्या होगी, आपकी टेस्ट करने की कॉस्ट क्या है, बढ़ जाती है। दूसरा, वायरस से डीएनए को निकालना, वायरस से आरएनए को निकालना, उस आरएनए से डीएनए का निर्माण करना, फिर उस डीएनए से उसकी फोटोकॉपीज बनाना, यानी कि लाखों की फोटोकॉपीज बनाना, इसमें समय ज्यादा लगता है। तो जाहिर सी बात है ये टेस्ट ऐसा नहीं है कि 15 से 20 मिनट में आपको टेस्ट का रिजल्ट मिल जाए। इसके लिए कम से कम आपको 17 से 18 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग वर्क। तो जाहिर सी बात, अगर टाइम कंज्यूमिंग वर्क है तो इससे समस्या क्या होगी कि जो क्यू है, वो आपकी जो लाइन है, जो लोगों का टेस्ट होना है, वो एक लंबी हो जाती है, कतार लंबी होती जाती है और टेस्टिंग का टाइम जो है आपका बढ़ता जाता है। तीसरी समस्या, कोई भी XYZ पर्सन जो है, आम आदमी जो है, वो RT-PCR टेस्ट नहीं कर सकता। इवन जब इंडिया में ये वायरस संक्रमण आया तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियन है, तो उनको ट्रेन करना पड़ा। तो जाहिर सी बात है इसके लिए वेल डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टाफ और मशीनरी को लगती है। चौथी समस्या कि RT-PCR टेस्ट का एक जो शुरुआती दौर में हमने देखा, तो भारत में जब इसकी टेस्टिंग कॉस्ट थी करीब 4,500 रुपये के आसपास, गवर्नमेंट ने डिसाइड की थी जो। तो 4,500 रुपये अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति का परिवार है, उसमें 10 लोग हैं और 10 के 10 संक्रमित हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर सारे लोगों का RT-PCR, सभी लोग प्राइवेट लैब में अपना RT-PCR कराते हैं तो केवल टेस्टिंग की कॉस्ट उनकी 45,000 रुपये आ जाती है। इसका मतलब ये एक बहुत महंगी, एक अगर देखा जाए कंपेरेटिवली महंगी डायग्नोस्टिक तकनीक है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं। अच्छाइयाँ क्या है कि टेस्ट जो RT-PCR है सेंसिटिव है, जल्दी डिटेक्शन कर देता है और इससे हमें लोगों की जान बचाने में मदद मिलती है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि हम इसमें कितने स्टेप होते हैं, इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला प्रमुख स्टेप है RT यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरस के आरएनए से वायरस का डीएनए बनाना। और दूसरा स्टेप होता है पीसीआर, जिसमें वायरस के अगर सिंगल डीएनए है तो उसको फोटोकॉपी मशीन जैसी मशीन, जिसको हम पीसीआर मशीन में डालकर उसकी बिलियंस ऑफ द कॉपी हम तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारा RT-PCR टेस्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।